हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज नथिंग बट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस ऑन विच अवर स्टडीज फोकस। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? एक रीजन का एक स्पेस का ऐसा एक मैंने रीजन ले लिया है, उस रीजन पे मैं स्टडी करना चाहता हूँ। जैसे एक हमारा अर्थ होगा और अर्थ में मैं पर्टिकुलर एक कंट्री, जैसे अपने इंडिया को ले लेता हूँ। अगर अपने इंडिया के लोग कैसे रहते हैं, वो क्या पहनते हैं, किस टाइप का खाना खाते हैं, उनका कल्चर क्या है, अगर मैं उस बारे में पर्टिकुलर एक कंट्री के बारे में बात करता हूँ तो उस कंट्री मेरे लिए हो जाएगा मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब एक स्पेस का रीजन ले रहा हूं मैं। ये मेरा अर्थ है और इस अर्थ पे मैं केवल अपने इंडिया की बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूं। ये पूरा स्पेस होगा, एक रीजन होगा। तो इस पर्टिकुलर स्पेस की मैं बात करता हूं, इसको मैं अपना इंडिया कंसिडर करता हूं। तो इस इंडिया एक पर्टिकुलर रीजन मेरे लिए हो गया, उसके अंदर का ही स्टडी मुझे करना है, तो उसको मैं बोलता हूं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब दूसरी बात, इस इंडिया के बाहर ये मेरा पूरा अर्थ है, इस इंडिया के बाहर जो कुछ होगा, इस सिस्टम के बाहर जो कुछ होगा उसको मैं बोलूंगा सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होगा उसको मैं बोलूंगा सराउंडिंग। एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एनीथिंग विच इज आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब इस रीजन को मैं स्टडी के लिए ले रहा हूं, इस रीजन को छोड़ के एनीथिंग कुछ भी हो आउटसाइड, जितना भी मैं कंसिडर कर सकता हूं उसको मैं बोलूंगा सराउंडिंग। उसको मैं बोलूंगा सराउंडिंग। अब इसमें केवल अर्थ ही नहीं आएगा, और भी सारे प्लैनेट होंगे, गैलेक्सीज होगी। तो एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ये मेरे पास एक मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब इस सिस्टम और ये आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, इसको बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होगा जो एक दूसरे को डिवाइड करेगा, उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक बाउंड्रीज। उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। तो समझ में आ गया, इंडिया हमारा सिस्टम है, इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज है, जितने भी प्लैनेट है, जितना कुछ भी गैलेक्सीज है, उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। और इंडिया की जो बाउंड्री होगी, इंडिया का जो एरिया होगा, उससे बाहर बोल रहा हूँ तो उसका एरिया स्पेसिफाइड है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री उसको दिया हुआ है। तो उस बाउंड्री के बाहर उस लेवल को, उस लिमिट को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक बाउंड्रीज। थर्मोडायनेमिक्स में जो बाउंड्री होती है, इसके अंदर मास आ भी सकता है और इस बाउंड्री के बाहर मास जा भी सकता है। इस बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है मास, इस बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है एनर्जी। अभी क्या क्रॉस कर रहा है क्या नहीं, यह अलग है, लेकिन इस जो थर्मल बाउंड्री होगी उसको मास और एनर्जी इंटर भी हो सकते हैं और इससे बाहर आ भी सकते हैं। ये जो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री जो होता है, उस बाउंड्री को हम रियल भी मान सकते हैं, और इस बाउंड्री जो होता है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी। बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। इसे हम फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। जैसे मैं अपने रूम की बात करता हूं, तो रूम का जो वॉल्स होंगे वो वॉल्स मेरे लिए फिक्स बाउंड्री होंगे। मैं रूम के अंदर का स्टडी करता हूं तो मैं रूम को बोलूंगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। रूम के बाहर जो भी होगा उसे मैं बोलूंगा थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग, और उसको डिवाइड करेंगे, ये जो वॉल्स होंगे रूम के, उसको मैं बोलूंगा थर्मोडायनेमिक बाउंड्री। अब इस
वॉल को मैं बाउंड्री बोलूंगा तो वॉल तो फिक्स है, इसलिए हमारा बाउंड्री फिक्स भी हो सकता है। अब मूवेबल या फ्लेक्सिबल, मान लेते हैं मेरे पास एक बलून है, ओके। अब इस बलून में ये जो बाउंड्री होगा वो रियल होगा, वो बाउंड्री जो होगा वो रियल होगा, बट अगर मैं इसमें कोई फोर्स लगाता हूं तो इसका शेप पहले ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा, मतलब शेप में चेंज हो जाएगा, बाउंड्री चेंज हो जाएगी, मतलब इसकी बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री है और रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री जो है वो फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। और जब हम थर्मोडायनेमिक बाउंड्री की बात करते हैं तो उसकी थिकनेस को हम कंसिडर करते हैं एज अ जीरो। थिकनेस को हम जीरो मानते हैं तो इसका वॉल्यूम भी जीरो हो जाता है। एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ कि थर्मोडायनेमिक जो बाउंड्री होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो उस केस में थर्मोडायनेमिक बाउंड्री होती है तो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसकी बात करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में फर्स्ट सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होगा, अब सिस्टम के अंदर हम दो चीजों की बात करेंगे, मास और एनर्जी की, मास और एनर्जी के, और इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे। कौन सा ओपन सिस्टम है, कौन सा क्लोज सिस्टम है और कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो फर्स्ट ओपन सिस्टम, सेकेंड टाइप होगा हमारा सिस्टम में वो होगा क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और थर्ड जो सिस्टम होगा हमारे पास वो होगा आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम, राइट, आइसोलेटेड सिस्टम। और इस तीनों सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी। अब मेरे पास एक ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मेरे पास सिस्टम 3 टाइप्स की हो सकती है। एक पहली सिस्टम हम देखेंगे ओपन, जिसमें मास इंटर हो सकता है, मास आउट भी हो सकता है, जिसमें एनर्जी इन भी हो सकती है, जिसमें एनर्जी आउट भी हो सकती है। मतलब ओपन सिस्टम इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम in which mass और energy can cross the boundaries। अगर इस बाउंड्री को मास और एनर्जी क्रॉस कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम की एग्जांपल जो होती है, अब इसमें क्या होगा, ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों भी बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसा कहाँ देखने में मिलता है हमें, बहुत सारी सिस्टम है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ टरबाइन। आप जानते हो टरबाइन कुछ ऐसा होता है, यहाँ से एक कॉम्प्रेस फ्लूइड या हम बोल सकते हैं इसमें स्टीम आता है और यहाँ से स्टीम पास हो जाता है। स्टीम क्या है, मास है। स्टीम क्या है, स्टीम का एक मास है। मतलब अगर मैं टरबाइन की बात करता हूं तो ये टरबाइन मेरे लिए हो जाएगा मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब इसके अंदर मास आ रहा है, मास जा रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है अक्रॉस दी बाउंड्रीज। अब स्टीम का कुछ एंथैल्पी होगा, मतलब एनर्जी होगा, और आउट में भी कुछ एनर्जी एंथैल्पी होगा, तो एंथैल्पी में भी चेंज होगा, मतलब एनर्जी में भी चेंज होगा। एनर्जी भी थर्मोडायनेमिक जो बाउंड्री होगी उसको क्रॉस करेगी, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में था तो एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर हो रहे थे अक्रॉस दी बाउंड्री। अब क्लोज सिस्टम में हम क्या करेंगे, एक को कैंसिल करेंगे और केवल एक का ही ट्रांसफर करेंगे, दूसरों को अलाउड नहीं करेंगे।
जैसे यहाँ पे केवल हम एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे अक्रॉस दी बाउंड्रीज। मास और एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है तो ओपन सिस्टम, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है अक्रॉस दी बाउंड्री तो उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम, उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और मास और एनर्जी कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ना मास ना एनर्जी, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना मास का ट्रांसफर होगा, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगा, मास भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्लोज सिस्टम की एग्जांपल जो होते हैं उसमें हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई क्लोज कंटेनर है और उसमें मैं टी रख देता हूँ, चाय रख देता हूँ या हॉट वाटर रख देता हूँ, और ये मेरे पास एक किसी मेटल का बना हुआ क्लोज कंटेनर है। अब इसके अंदर मैं अगर इसको क्लोज कर देता हूँ तो इसके अंदर मास एंटर नहीं करेगा, और मैं कुछ अगर क्लोज है तो इसके अंदर कोई मास नहीं जा सकता है, मास इस क्लोज सिस्टम से बाहर आ नहीं सकता क्योंकि मैंने उसको क्लोज कर दिया, उसको जाने के लिए जगह नहीं होगी। बट यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर होगा आप देखोगे टेम्परेचर ड्रॉप होगा फिर भी, अगर वो मेटल का बना हुआ है तो। मतलब इस बाउंड्री को एनर्जी कवर कर रहा है, इस बाउंड्री को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, बाउंड्री के अक्रॉस जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। अगर मेरे पास परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोप्लास्क है और उस केस में मैं यहाँ पे टी रख देता हूँ तो उस टी का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर सेम रहेगा। आप जब भी चाय पीने जाते हो तो अभी जितने भी चाय के स्टॉल होंगे वहाँ पे आपको थर्मोप्लास्ट देखने को मिलेगा, उसके अंदर वो टी को डाल के रखते हैं, वो दिन भर चाय उसी टेम्परेचर पे रहता है। मतलब उसके अंदर मास भी ट्रांसफर नहीं होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगा, जो अंदर का होगा वो उसी कंडीशन पर रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। तो प्रॉपर्टी इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ स्पेसिफाइंग इट्स स्टेट। प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम विच इज कैपेबल फॉर स्पेसिफाइंग सिस्टम्स स्टेट। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं खुद की प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो मैं अगर इस स्टेट में हूँ तो मैं अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में बोलूँगा कि मैं अब किस लेवल में हूँ, बैठा हूँ या फिर खड़ा हूँ। तो मैं अभी इस लेवल में खड़ा हूँ तो मेरा स्टेट 1 हो जाएगा, मैं बोट के लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ और कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। ये मेरा प्रॉपर्टीज हो गया कि मैं एक स्टेट को डिफाइन कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट स्टेट है। अगर मैं इस स्टेट पे आता हूँ तो इस स्टेट में मैं बोलूँगा मैं अभी बोट के बीच में आ गया हूँ और कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टीज क्या है, खड़ा होना और कैमरे की तरफ देखना, इस स्पेसिफाई करते हैं, और बोट के किस डिस्टेंस पे ये स्पेसिफाई करते हैं, मुझे एक स्टेट का स्पेसिफाई जस्टिफिकेशन देते हैं, तो उसको मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑन दी मास। इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव याद रखने के लिए इंटेंसिव आयन से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट किस पे होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी which is independent on mass and size of system.
मास एंड साइज ऑफ सिस्टम। तो क्लियर है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज ऑफ सिस्टम। मास एंड साइज ऑफ सिस्टम मतलब मेरे पास एक मेरा सिस्टम है, अब इसमें कुछ उसका मास होगा। अगर मैं इस सिस्टम को डिवाइड कर देता हूँ, दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास एक पार्ट हो गया और ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया, राइट। ये मेरे पास पहले एक सिस्टम था, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ साइज भी होगा, इसका कुछ साइज भी होगा। अब इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 1 और 2 पार्ट में, या फिर हम इसको बोलेंगे ए और बी पार्ट में। इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने में। अगर आपको एक प्रॉपर्टी दिया गया है तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा इंटेंसिव है, कौन सा एक्सटेंसिव है। तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास एक सिस्टम है, या फिर ये आपको कोई दिया हुआ क्वांटिटी है। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, और आपको बताना है कि ये टेम्परेचर कौन सा प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। तो उस केस में इसको मैं एक मेरा सिस्टम मान लेता हूँ और उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब इसका मास भी डिवाइड होना चाहिए और साइज भी डिवाइड होना चाहिए, मास भी डिवाइड होना चाहिए और साइज भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ये है। तो हमने बोला है ये जो होता है वो मास और साइज पे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर इसको मैं डिवाइड कर देता तो इसका मास भी चेंज नहीं होगा, या फिर इसका साइज के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहता है। ये छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये बड़ा था, तो इसका अगर मैं साइज भी छोटा कर देता हूँ, इसको मास को भी डिवाइड कर देता हूँ, तो अगर वो प्रॉपर्टी सेम रहती है तो उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। अब टेम्परेचर है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। अगर मैंने मान लेता हूँ इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, इस सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, या फिर इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। मतलब इसका साइज को भी मैंने डिवाइड कर दिया, मास को डिवाइड कर दिया, फिर भी इसका जो टेम्परेचर है वो सेम मिल रहा है। मतलब इंडिपेंडेंट ऑन साइज एंड मास हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आप एक बकेट में गर्म पानी लेते हो और उस गर्म पानी को 2 अलग अलग बकेट में डिवाइड करोगे, तो उसका टेम्परेचर जो पहले बकेट में था वही रहेगा। मतलब उसका साइज डिवाइड कर दिया है आपने, मास डिवाइड कर दिया है, फिर भी उसका जो टेम्परेचर था वो सेम था, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? फर्स्ट तो टेम्परेचर होगा, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रेशर होगा। अब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड ले लेते हो कि 1 एटमॉस्फेयर है। अब आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पे जाओगे, या आप इस इतने एरिया में खड़े हो या फिर इतने एरिया में खड़े हो, लेकिन आपके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। मतलब प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑन साइज एंड मास। उसके बाद अगर आप डेंसिटी की बात करते हो, तो डेंसिटी भी हमारा इंटेंसिव है। आप चाहे एक बकेट भर पानी ले लो या फिर एक कप भर पानी ले लो, उसमें जो उसका डेंसिटी, वाटर का जो डेंसिटी होगा वो सेम रहेगा। आप कितना भी वाटर ले लो, उसका डेंसिटी में चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी आप चाहे 10 टन कॉपर ले लो या फिर 1 ग्राम कॉपर ले लो, उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो सेम रहेगा। मतलब वो उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। अब एडवांस लेवल पे जाओगे तो इसमें आएगा एंट्रोपी जनरेशन, ये भी क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। उसके बाद आता है ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटी मतलब हम जब किसी क्वांटिटी को बोलते हैं, जैसे स्पेसिफिक एनर्जी की बात करते हैं, स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास होता है, इसको हम मास से इंडिपेंडेंट कर देते हैं।
जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी हो गया, स्पेसिफिक अगर किसी भी क्वांटिटी के सामने पहले स्पेसिफिक लग जाता है तो वो क्वांटिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी वो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है? ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इसके अपोजिट होगी डिपेंडेंट होगी, DEPENDENT, डिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज ऑफ सिस्टम। साइज ऑफ सिस्टम। अगर मैं इस बोर्ड को यहां से कट कर देता हूं और इस पार्ट को अलग कर देता हूं, इस पार्ट को अलग कर देता हूं, तो इसका लेंथ चेंज हो जाएगा। अगर पहले इसका लेंथ मेरे पास 3 फीट है और मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये जो पहले 3 फीट का था, तो ये ऐसे मुझे दो पार्ट मिलेंगे, इसका मिलेगा मुझे 1.5 फीट और इसका मिलेगा 1.5 फीट। मतलब मैं इस सिस्टम को डिवाइड कर दे रहा हूँ, दो सेपरेट पार्ट में कर रहा हूँ, तो मेरे को जो इसका लेंथ था वो डिफरेंट मिल रहा है। अगर इसका टेम्परेचर, अभी मैं बोल रहा हूँ इसका टेम्परेचर 25 है, मैंने इसको कट कर दिया, ये पार्ट अलग कर दिया, ये पार्ट अलग कर दिया, तो इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो टेम्परेचर क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अगर मैं इसकी लेंथ को यहाँ से कट कर देता हूँ, इधर अलग कर देता हूँ, यहाँ पे अलग कर देता हूँ, तो लेंथ तो उसका डिवाइड हो गया। यहाँ पे 3 मीटर था तो 1.5 मिल गया। इसलिए एग्जाम्पल हमारा लेंथ जो होगा वो क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब डिपेंडेंट है साइज पे, ओके। सेकंड, अब लेंथ होगा तो वॉल्यूम भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इसमें एंट्रोपी भी हमारा, और एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें हमारा एंट्रोपी जो होगा वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जी के फॉर्म हमारे पास है, पोटेंशियल, काइनेटिक, जो कुछ भी एनर्जी के फॉर्म है वो सब फॉर्म एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कैसे? अगर पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, अगर मास वेरी करेगा तो एनर्जी वेरी करेंगी, तो डिपेंडेंट ऑन मास हो गया, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। काइनेटिक एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², यहाँ पे भी मास है, डिपेंडेंट ऑन मास है, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो डिपेंडेंट होगा मास पे उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव, जो इंडिपेंडेंट होगा उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव। आप याद रखने के लिए आयन और आयन, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव, डिपेंडेंट एक्सटेंसिव। और आपको अगर किसी पैरामीटर आपको दिया है, उसको इंटेंसिव एक्सटेंसिव को स्पेसिफाई करना है, तो उसको आप सीधा डिवाइड कर दीजिए, आपको इजी हो जाएगा। इसमें और भी होते हैं, जैसे कि इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। फिर इसका इंटरनल एनर्जी हो गया, क्योंकि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी होता है हमारे पास वो होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? हम बड़े लेवल पे जिस प्रॉपर्टीज को हम हमारे नेकेड आई से देख सकते हैं या फिर सिंपल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते,
और सिंपल इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इस दो प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ पे सिर्फ मैं उसका डेफिनेशन बता रहा हूँ। माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे इसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, पूरे बॉडी की बात करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। टेम्परेचर को हम सेंस कर सकते, देख नहीं सकते। अगर हॉट मतलब मटेरियल को देख सकते हैं कि वो देख के बता सकते हैं, कुछ मटेरियल का अगर कलर चेंज हो जाता है तो उसको हम देख के बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, तो टेम्परेचर हमारा हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। बट अगर मैं किसी सिस्टम के एक एटम की बात करता हूँ, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, बहुत माइक्रो लेवल पे जाता हूँ, तो उसको मेजर करने के लिए ना हमारे पास सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, ना हम उसको हमारे नेकेड आई से देख सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आप जानते हो, इक्विलिब्रियम सेम फिनोमेना। अगर मेरे पास एक सिस्टम है और ये इसका सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम और सराउंडिंग का अगर दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होगा तो हम बोलेंगे सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है। तो सेम वैसा ही होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन विच the system is incapable of any spontaneous change or does not changes its microscopic properties। मतलब अगर सिस्टम है, इस सिस्टम है कोई, और इस सिस्टम का अंदर कोई स्पॉटेनियस चेंज नहीं होता है, और इसकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, और ये सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से बैलेंस है, तो उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। फर्स्ट होती है मैकेनिकल, सेकेंड होती है केमिकल, और थर्ड होती है थर्मल। अगर इस 3 कंडीशन को कोई सिस्टम फॉलो करता है तो उसको हम बोलेंगे वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का भी होना जरूरी है, और थर्मल इक्विलिब्रियम का भी होना जरूरी है। जब ये कोई सिस्टम मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी तो उसको हम बोलेंगे वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल में हम क्या डील करते हैं? फोर्सेस को। तो हम बोलेंगे इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देयर इज नो अनबैलेंस फोर्सेस। अगर किसी सिस्टम में अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में वो सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे ही रुक जाता है, मतलब इसके अंदर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। जैसे मैं पेन को अगर यहाँ पे जमीन पे ड्रॉप कर देता हूँ तो जमीन में गिरने के बाद वहीं पे ही रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से ऐसा पेन डाल देता हूँ तो ये इसी पोजीशन पे रहेगा। तो इस कंडीशन में इसके अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है, इसलिए वो अपनी मूवमेंट नहीं कर रहा है। मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अनबैलेंस फोर्सेस नहीं होते। अगर सिस्टम में अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम अगर स्पॉटेनियस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? अगर ये मेरे पास सिस्टम है, इसके अंदर 5% वाटर मैंने डाल के रखा है, और मैं इसे
किसी भी टाइम पे देखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको 5 मिनट के बाद भी देखता हूँ तो 5% ही वाटर है, 10 मिनट के बाद भी देखता हूँ तो 5% ही वाटर है। मतलब उसके अंदर का जो क्वांटिटी होगा उस क्वांटिटी से जो मैटर बना हुआ होगा उस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई स्पॉटेनियस चेंजेस नहीं हो रहे, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। स्पॉटेनियस चेंजेस नहीं होंगे, नो फोर्सेस, नो स्पॉटेनियस चेंजेस। और थर्मल इक्विलिब्रियम में हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो जीरो होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो जीरो होगा। मतलब ये मेरे पास मेरा सिस्टम है और ये मेरा सराउंडिंग है, तो इस सिस्टम में मैं कहाँ पे भी इसका टेम्परेचर मेजर करूँ, यहाँ पे तो टेम्परेचर होगा वो भी 50 डिग्री सेल्सियस होगा, वो भी 50 डिग्री सेल्सियस होगा, वो भी 50 डिग्री सेल्सियस होगा। 5 मिनट के बाद मैं मेजर करूँगा तो भी 50 डिग्री सेल्सियस, 1 घंटे के बाद भी मेजर करूँगा तो भी 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंजेस इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो होंगे, तो उस सिस्टम को मैं बोलूँगा कि सिस्टम इज इन थर्मो इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, no unbalanced forces, chemical equilibrium, no spontaneous changes, and thermal equilibrium, no thermal changes, no temperature changes। और अगर कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दिस सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक equilibrium।